बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में नई सीरीज में। आज पहला वीडियो हम लोग देखने चल रहे हैं क्लास क्लास 6 की एनसीईआरटी और हमारे अतीत फर्स्ट। तो सबसे पहली बात हम बता दें दोस्तों आपको कि ये जो वीडियो जो चलेगी, ये सीरीज चलेगी, ये एनसीईआरटी 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की है। हिस्ट्री शुरुआत कर दी है हम लोग। आज पहला वीडियो है। हिस्ट्री के जितने कॉन्सेप्ट हैं और पीवाईक्यूज हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है तो हमने स्टूडेंट से बात की तो पता चला कि भाई कॉन्सेप्ट को अलग करिए और क्वेश्चंस को अलग रखिए, जिससे जिसको पढ़ना होगा जो जो वो पढ़ लेगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं आज का ये वीडियो। जैसा भी लगे आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे कैसा करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताइएगा। लेकिन इसमें जो जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पहला चैप्टर, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए और कमेंट जरूर करिएगा। जो इम्प्रूवमेंट करनी हो इम्प्रूवमेंट उसको बताइएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग कर रहे हैं हमारे किताब के नाम की ही। तो हमारे अतीत लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे क्यों लिखा हुआ है ये देखते हैं। तो ये बहुवचन में है दोस्तों, है ना। जो बहुवचन में है हमारे, तो इसका मतलब है कि हम सब की बात हो रही है, सिर्फ मेरे या तुम्हारे नहीं हो रही है, बल्कि पूरे समाज या पूरे भारत के लोगों की बात हो रही है। इसलिए इसमें हमारे शब्द प्रयोग किया गया है। वहीं अतीत का मतलब आप जान रहे हैं, जिसका मतलब हो रहा है पास्ट। हमारा जो बीता हुआ समय है उसकी बात हो रही है। जैसे कल, पिछले साल, या 100 साल पहले, या 1000 साल पहले, या 1 लाख साल पहले, या लाखों साल पहले। तो ये क्या हो गया, अतीत हो गया, पास्ट हो गया। और ये फर्स्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये 6 क्लास की है और 6 क्लास में इतिहास की प्रथम पुस्तक है ये, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री है दोस्तों। और वहीं 7th क्लास में जब जाएंगे आप, या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हमारे अतीत सेकंड रहेगा, जिसमें मेडाइवल इंडिया रहेगा, मेडाइवल हिस्ट्री रहेगी। और जब 8th में जाएंगे, 8th की बुक पढ़ेंगे हम लोग, तो थर्ड रहेगा हमारे अतीत थर्ड, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं अतीत और इतिहास। क्या अतीत ही इतिहास होता है? ये जब हम पहला चैप्टर खोलते हैं तो रशीदा का सवाल, इसी से हमारा ये हिस्ट्री की हमारी ये बुक शुरुआत कर होती है। लेकिन इसके पहले हम समझते हैं अतीत क्या है, हमारा पास्ट क्या है। क्या वो जो पास्ट है वही हमारी हिस्ट्री है, वही इतिहास है? तो समझते हैं दोस्तों। जो समय बीत चुका है, ठीक है, उसे हम अतीत कहते हैं। अतीत यानी जो बीती हुई घटना है, जो घट चुकी है, चाहे उसके बारे में हमें जानकारी हो या न हो, सिर्फ बीते हुए समय को ही हम अतीत कहते हैं। जैसे 500 साल पहले आपके गांव में क्या हुआ था, तो वह अतीत है, वो पास्ट है। लेकिन इतिहास किसको बोलते हैं, हिस्ट्री किसको बोलते हैं? ये भी तो भाई, इतिहास भी तो अतीत की ही कहानी है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है दोस्तों। जो अतीत होता है उसको अगर प्रमाणों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाए, साक्ष्यों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाए, तो वो कहलाता है इतिहास, हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री में सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है, प्रमाण हो जाते हैं, साक्ष्य हो जाते हैं। इतिहास में जैसे हम लोग पांडुलिपियों, पांडुलिपि अभी आगे समझेंगे, अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व, जो अवशेष मिले हैं, वो सारी चीजें, जो भी चीज अगर मिलती है जो पुरानी होती है और उसके आधार पर हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं अतीत के बारे में, तो उसको हम हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। यानी अतीत जो होता है वो जो बीत गया है, इतिहास वो होता है जो बीते हुए समय में प्रमाणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं। अब बात आती है कि हमारे अतीत के बारे में हमें पता कैसे चलता है, कि भाई कैसे जानकारी हो गई कि हमारा पास्ट ये था, हमारी हिस्ट्री ये थी। तो अब देखते हैं, देखो
इतिहासकार मुख्य रूप से दो तरीके से मानते हैं। अभी हमने देखा कि हिस्ट्री जो होती है वो क्या एविडेंस बेस्ड होती है, साक्ष्यों की जरूरत होती है, प्रमाणों की जरूरत होती है। तो जो प्रमाण मिले हैं हमको, तो वो प्रमाण कहाँ से मिलेंगे? तो दो ही तरीके के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। एक तो लिटरेरी यानी साहित्यिक प्रमाण, साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो साहित्यिक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इन दोनों के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसी के आधार पर हिस्ट्री होती है। कैसे? थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में आ जाएगा। जो अभी हमने पांडुलिपि की बात की, तो पांडुलिपि क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं। तो जैसे पहले प्राचीन काल में कागज तो थे नहीं, तो आदमी किस पे लिखे? तो ताड़ पत्र होता था या भोजपत्र, एक पेड़ होता था, भुर्ज नामक पेड़ होता था। और बाद में जब कागज आ गया तो कागज पे भी लिखा जाने लगा, लेकिन बहुत बाद में कागज आया था। इसके पहले भोजपत्र, ताड़पत्र पे लिखते थे। जैसे ये देखो, ये पांडुलिपि है, बहुत पुरानी है, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। अब जैसे आगे आगे समय आया, डेवलप हुआ, तो ये अभिलेखों का जन्म हुआ। अभिलेख क्या है? इंस्क्रिप्शंस अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे पत्थर, धातु, स्तंभ, गुफाओं या मंदिरों की दीवारों पर कुछ कुछ लिख के, आज भी हम लोग कोई कुछ बनाते हैं तो उसमें ये लिख देते हैं कि फला ने बनाया, इसमें इसमें इतना डोनेट किया। तो उसी तरीके से पहले होते थे भाई, लिखने की जगह नहीं थी तो, और पत्थर पे इसलिए लिख देते थे ताकि कोई भी मौसम हो वो लगातार वैसे ही बना रहे और लोगों को जानकारियां भी मिलती रहे। जैसे अशोक के अभिलेख प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति है। तो ये क्यों होता था? क्योंकि उस समय संदेश देने का एक रीजन भी था कि भाई किसी चौराहे पे लिख के लगा दो तो उसको कोई तोड़ भी नहीं पाएगा, पत्थर का है, बारिश, गर्मी, ठंडी में वो बना भी रहेगा एज। अब तीसरा जो साहित्य स्रोत में आते हैं, लिटरेरी में सिक्के आते हैं। लिटरेरी क्या है? जिसमें लिखा गया हो। तो लिखा क्या है? इसमें मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है, अभिलेख में भी लिखा जाता है, सिक्के में भी लिखा जाता है, कुछ न कुछ देखो ये लिखा गया है। और साहित्यिक रचनाएं जो होती हैं, कविता, नाटक, कहानियां, विदेशी यात्रियों का विवरण, कालिदास के नाटक, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? साहित्यिक स्रोत में। जबकि पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? जिसमें भवन निर्माण संरचनाएं, स्तूप, अजंता गुफाएं, जो कुतुब मीनार, इस टाइप से सारी चीजें, उपकरण आ गए जो भी मिले हैं हमको, औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, अवशेष जो मिले हैं, इंसानों की खोपड़ी, हड्डियां, पत्तियां, दांत, पौधे, और खुदाई से प्राप्त जो चीजें मिलती हैं, जैसे पोट्रीज मिलती हैं, ईंटें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि इतिहास के स्रोत में दो होते हैं, लिटरेरी स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसके आधार पर हिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अतीत जो होता है वो इतिहास में बदल जाते हैं। इसके और सारे और कई सारी चीजें होती हैं इसमें, लेकिन अभी हमारे क्लास के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं कि हमारे जो पुराने लोग थे वो सब खाते क्या थे, रहते क्या थे। उनकी कुछ साधारण प्रश्न हैं, आप लोग भी बता पाएंगे कि लोग क्या खाते थे। बताइए क्या खाते थे? तो उस समय कंद मूल, फल, शहद और जानवरों के मांस भी खाते थे। तो क्या पहनते थे? भाई क्या पहनेंगे, उसमें कपड़े तो थे नहीं, थे पेड़ों की छाल, पत्ते, पशुओं की खाल से बने वस्त्र। बाद में कपास, ऊन और रेशम किया है, तो धीरे धीरे अपग्रेड होता गया। ठीक है, कहाँ रहते थे? तो जाहिर सी बात है, गुफाओं में रहते थे प्रारंभिक लोग, नदियों के किनारे रहते थे, पहाड़ियों के आसपास। क्यों? क्योंकि सेफ्टी भी रहती थी और पानी भी मिलता था। कौन से काम करते थे ये? काम हालांकि वो अपने लिए ही करते थे, शिकार करते थे, भोजन एकत्रित करना, खेती करना, बाद में धीरे धीरे पशुपालन हो गया। ये प्राचीन की बात हो रही है, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, कौन से खेल खेलते थे? तो खेल में बच्चे मिट्टी से खेलते थे, पत्थर लकड़ी से बने खिलौने भी मिले हैं, तो उस टाइम उसी से खेलते थे। कौन सी भाषाएं बोलते थे? तो अलग अलग भाषाएं। पहले तो भाषा भी नहीं थी, धीरे धीरे विकास हुआ तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली गई। बाद में बहुत बाद में संस्कृत की शुरुआत हुई, प्राकृत भाषा आई, तमिल भाषा का विकास हुआ। ये सब पुरानी प्राचीन भाषाओं में आते हैं हमारे। और लोग कहाँ रहते थे? तो ये सिंपल है भाई, गुफाओं में रहते थे। बाद में
धीरे धीरे अपग्रेड करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे, वही सवाल बार बार आ रहा है। नदियों के किनारे क्यों बसे? तो क्यों बसे नदियों के किनारे भाई? क्योंकि वहां उनको पानी मिल जाता था, और जो जानवर पानी पीने आते थे तो छुप के उनका शिकार भी कर लेते थे, तो उनसे उनका भोजन भी हो जाता था, शिकार भी हो जाता था। और नर्मदा घाटी का महत्व क्या है, तो अभी हम लोग आगे डिटेल में नर्मदा घाटी, क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर में आया है, तो बात करेंगे। शिकारी संग्रहकर्ता कौन थे दोस्तों? तो एक दो शब्द आता है, शिकारी और संग्रहकर्ता। शिकारी कौन है? जो लोग जानवरों का शिकार करते थे वो शिकारी कहे गए, लेकिन साथ में वो काम करते थे, जंगलों से फल, कंदमूल, बीज, शहद, ये सब इकट्ठा करके अपना जीवन बिताते थे। तो शिकारी संग्रहकर्ता हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, छोटे छोटे सवाल थे। आगे चलते हैं। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलता है कि भाई नर्मदा, ताप्ती, ये और सतपुड़ा, इधर किरथर सुलेमान पहाड़ियां जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती हैं, गारो पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र घाटी, नदी घाटी, और सिंधु नदी तंत्र यहाँ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सोन नदी जो गंगा नदी में आके मिल जाती है पटना के पास में। तो इस तरीके से थोड़ी सी जानकारी हम लोग मैप की लेंगे। मैप हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, राइट साइड में पूरब होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है दोस्तों, ये तो आपको जानकारी होगी ही। आगे चलते हैं। हाँ, एक कंफ्यूजन इसमें बहुत बड़ी होती है कि भाई एसी और एडी और बीसी में क्या अंतर है, कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसमें जीरो से कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, हाँ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो कुछ पुराने हमारे जो लोग थे उन्होंने माना कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी को एक आधार मान लेते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख को हम लोग एडी कहेंगे। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि दो लैटिन शब्द से बने हुए हैं। इनका मतलब होगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष। ठीक है, इसको कभी कभी सीई बोला जाता है, इसका मतलब है कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? एडी आएगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले, पहले क्या होता है? बिफोर होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट क्या हो जाएगा? जीसस क्राइस्ट इनको बोलते थे, और हिंदी में इनको ईसा मसीह कहा जाता था, तो इसीलिए बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था, तो बीसी बोलने लगे। जैसे मान लो ईसा मसीह का जन्म हो गया, तो ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद को क्या बोलेंगे? 1000 ए डी। ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद क्या बोलेंगे? 2000 ए डी। ईसा मसीह के 2026 साल बाद क्या बोलेंगे? 2026 एडी, जहां पे आज हम लोग हैं वर्तमान में। यानी आज से 2026 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब बात समझ में आ गई। और ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले क्या बोलेंगे? 1000 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले। तो इस तरीके से जब पीछे जाएंगे तो बीसी बोलेंगे, आगे जाएंगे तो एडी बोलेंगे। वर्तमान में हम लोग कहाँ हैं? 2026 एडी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। कितना समय बीत गया? अभी 2026 हो गया है। क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग बहुत सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप को प्रयोग भी लगभग 200 सालों से शुरुआत हो गया था। 200 साल पहले से भारत में भी इसका प्रयोग आरंभ हो गया था, तो अब तो कॉमन हो गया है ना, हम लोग भी यही प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी बीपी का भी नाम आता है, तो बीपी मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो बीसी और एडी में क्लियर हो गया। सिर्फ ये जानते रहिए कि ईसा मसीह का जन्म पहले और बाद, जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा।
एक से ही मानते हैं, फर्स्ट एडी में उनका जन्म माना जाता है। 10 वर्ष को क्या बोलते हैं? एक दशक, एक डिकेड। 25 वर्ष को क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली। जैसे मान लो कोई कोई कंपनी है, 25 साल पूरे कर लिए तो कहते हैं कि भाई इस कंपनी की रजत जयंती, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। तो जब कहीं सिल्वर जुबली आपको सुनाई दे तो वो क्या हो जाएगा? 25 वर्ष यानी पूरे हो गए। 50 वर्ष यानी अर्ध शताब्दी, हाफ सेंचुरी। गोल्डन जुबली, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है ना, सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, आखिर है क्या ये? गोल्डन जुबली यानी 50 वर्ष हो गए भैया, उस कंपनी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, यानी 50 साल की कंपनी हो गई। 100 वर्ष का है शताब्दी बोलते हैं, जिसको सेंचुरी है तो पता ही है। 1000 वर्ष को क्या बोलते हैं? सहस्त्राब्दी, मिलेनियम। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसको देख लीजिएगा। फिर यही मैप बार बार हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इसी में है हमारा, यानी फर्स्ट चैप्टर में। अभी पिछले जब हम लोग छोड़े थे नर्मदा नदी महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, इसी से सवाल आते हैं, और इसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, जो कि ऐसा लगेगा आपको कि इससे तो है ही नहीं भाई, इसमें कहाँ से पूछ लिए। क्योंकि ऐसे ही तो सिर्फ इसी से नहीं पूछ लेंगे कि भाई हाँ चलो ठीक है यही सवाल पूछ लेते हैं। इसीलिए हमने एक अलग से वीडियो में सारे सवाल जितने बचेंगे वो सारी चीजें पूछ लेंगे, तो एक साथ हमारा सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आप देख रहे हैं, इसके अलावा ये क्वेश्चंस वाले वीडियो देख ले रहे हैं, तो आपका 6 क्लास का पूरा हो जाएगा सब। ठीक है, ओके। तो अभी नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण क्यों है उसकी बात करने वाले हैं। तो आखिर क्यों है नर्मदा नदी? तो कहा जाता नहीं भाई, माना जाता है कि लाखों वर्ष पुराने जो मानव के जीवाश्म हैं वो हमको नर्मदा नदी के किनारे ही मिले थे। ठीक है, इसीलिए इसका महत्व है। तो इसमें हमने कुछ लिखा है कि जो प्रारंभिक मानव रहे हैं, प्रारंभिक मानव का जो निवास रहा है, नर्मदा नदी में प्रारंभिक मानव रहते थे, वहीं पे मिला है इनका। इनके अवशेष मिले हैं दोस्तों, और पत्थर और औजार भी मिले हैं जो उस टाइम प्रयोग करते थे। जल का प्रमुख स्रोत, भाई कोई भी नदी हो जल का प्रमुख स्रोत तो रहेगा, ये तो कॉमन सी बात है। पीने के पानी, कृषि और दैनिक जीवन के लिए नर्मदा नदी जो है महत्वपूर्ण थे। क्योंकि यहाँ प्रथम साक्ष्य मिले थे इसलिए हमने इसकी बात की, और शायद एनसीईआरटी भी इसीलिए बात करती है। हालांकि बाद में गंगा नदी और बाकी नदियों के किनारे भी साक्ष्य मिलने लगे थे, लेकिन सबसे पहले यही मिले थे। इसलिए उपजाऊ भूमि, नर्मदा के किनारे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण खेती का विकास हुआ था। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन की भी, ये बिल्कुल कॉमन है भाई कि नदी के पत्थर, जंगल, अन्य संसाधन में मिलेंगे जिनका उपयोग औजार बनाने और जीवन यापन में भी होगा। इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों? क्योंकि नर्मदा घाटी से मिलने वाले मानव जीवाश्म, पुरातात्विक साक्ष्य हमें भारत के प्रारंभिक मानव और उनके जीवन के बारे में जानकारी देती है। इसलिए हमें नर्मदा नदी महत्वपूर्ण लगती है, मतलब है ही। ठीक है, इसमें एक सवाल बताइए कि प्रारंभिक मानव के रहने के सबसे प्राचीन प्रमाण किस नदी के तट पर मिले हैं? तो ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। तो आप लगाएंगे नर्मदा नदी। प्रारंभिक लोग नदियों के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि पानी और भोजन की उपलब्धता होती थी। ठीक है, इसमें एक जगह और आता है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक, तो ये यहाँ पे लगभग 8,000 वर्ष पूर्व अभी हमने बात की एसी, बीसी और एडी में। तो कैसे 8,000 वर्ष पूर्व को देखोगे तो जो जीसस क्राइस्ट थे यहाँ मान लो जन्म हो गया, इसके 2026 तो ये हो गए, बाद में इसको निकाल लेंगे, जितना बचेगा लगभग 6,000 के आसपास, तो 6,000 बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6,000 बिफोर क्राइस्ट। यहाँ के लोग इस समय पहले खेती और पशुपालन शुरू किया था। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी इन्होंने यहाँ पे 8,000 साल पहले? तो सबसे पहले उगाई थी गेहूं और जौ।
ये सारे क्वेश्चंस हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे उसको अच्छे से देखेंगे, पीवाईक्यूज भी उसी में रहेगा। सबसे पहले कौन से पशु पालतू बनाए गए? तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब सबसे पहले पालतू बनाए गए। क्यों बनाए गए आप बताइएगा? क्यों बड़े जानवर, हिंसक जानवर नहीं बनाए गए? तो आंसर तो बता ही दिए हैं। ठीक है, तो लोग गांव में क्यों रहने लगे? क्योंकि उन्होंने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया, तो भाई अब जाने की जरूरत नहीं कहीं, अब उन्हें बार बार जगह बदलने की भी आवश्यकता नहीं, तो इसलिए वे अस्थायी रूप से गांव में बस गए। गारो और विंध्य पर्वत श्रेणियों में, पहाड़ियों में इनका भी उल्लेख आता है, तो यहाँ भी बाद में कृषि का विकास होता है। तो अब हम सिंधु नदी की बात करेंगे, जो हमारा ये वाला पॉइंट आता है। ये इससे सवाल भी आते हैं दोस्तों, सिंधु नदी, और हमारे बुक में भी है। अच्छे से समझ लेंगे कि 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, अभी समझ आइए, बताइए कब तक? लगभग 2600 बीसी की बात कर रहे हैं। ठीक, शहर अचानक नहीं बने दोस्तों, इसके पीछे कई कारण थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है। गंगा और सिंधु नदी से बहुत सारे सवाल आते हैं, बस 2 ही पॉइंट और बचा है, ज्यादा नहीं। कारण क्या था कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जो कि आप इसमें देख रहे हो, ये मेन सिंधु नदी है जिसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं। इसकी सहायक कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो ये मिलके सिंधु नदी में मिल जाती हैं बाद में। ये पंजाब में 5 नदियां मिलती हैं, इसलिए पंजाब इसको बोला जाता है। हालांकि बाद में देखेंगे, इसको कारण पहले समझते हैं कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हर साल बाढ़ लाती थी। ठीक है, बाढ़ लाती थी तो देखो, इतने पूरे क्षेत्र में पूरी नदियां बाढ़ ला रही हैं, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। तो क्या होगा? अधिक अनाज उत्पादन होगा। तो क्या होगा? लोगों को हर समय खेती करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब खेती करने की जरूरत नहीं रहेगी, उत्पादन अधिक से अधिक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस क्या होता है? अतिरिक्त अनाज होता है, एक्स्ट्रा अनाज होता है, जो खाने पीने के बाद भी बचता है। तो जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, तो कुछ लोग खेती छोड़कर दूसरे कामों में भी लगे कि भाई खाने के लिए तो है ही, कुछ और ट्राई किया जाए, कहीं घूमा डाला जाए या कुछ और नया किया जाए। तो जब ट्राई करने लगे, तो कुछ उन्होंने कुम्हार का काम किया, वहीं से शुरुआत होती है। अब तो नाम पड़ गया, अलग बात है। लोहार, कुछ लोग लोहे का काम करने लगे, कुछ लोग मनके बनाने लगे। यहीं से काम का भी बंटवारा हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी यहीं से शुरू हो जाता है। व्यापार का विकास इसके बाद हुआ। जब सब लोग चारों तरफ बनाने लगते हैं, तो लोगों ने वस्तुओं के आदान प्रदान की बात शुरू की। दूर दराज के क्षेत्रों से तांबा, कीमती पत्थर, अन्य सामान भी आने लगे, और व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए अस्थायी नगरों की भी आवश्यकता पड़ी। तो बाद में मगध जैसे नगर भी, पाटलिपुत्र जो मगध, ये भी विकसित हुए। संगठन और प्रशासन की भी जरूरत हुई। तो जब एक जगह हजारों लोग रहने लगेंगे, तो सड़कें चाहिए, घर चाहिए, नालियां चाहिए, भंडार करने की योजना चाहिए, बनानी चाहिए पड़ी। इसलिए सुनियोजित नगर विकसित हुए। इसलिए हमको सिंधु सभ्यता मिलती है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु सभ्यता मिलती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही थी। लेकिन भारत में ही पहले क्यों? वास्तव में केवल भारत में ही नहीं हुआ था दोस्तों। लगभग इसी समय अगर देखेंगे, थोड़ा पहले, इससे थोड़ा पहले ही समझो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, साथ में लगभग चल रही थी। एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन थी। तो इन सब में भी नगर विकसित हो चुके थे उसी टाइम, या थोड़ा पहले ही ये भारत में हो रहा था। इन सभी सभ्यताओं में एक बात समान थी दोस्तों, कि इसमें बड़ी नाव, उपजाऊ मैदान, सफल खेती, अतिरिक्त भोजन, व्यापार और संगठित समाज था। यही कारण है कि लगभग 4700 वर्ष पहले जो सिंधु नदी है, हमारी सिंधु घाटी, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता विकसित होती है। ठीक है, ये थी हमारी सिंधु सभ्यता। अब इसके सिंधु सभ्यता के कुछ फैक्ट अगर देखें,
तो वन शॉट में देख लेते हैं कि इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत से होता है। मैप में आप शायद नहीं देखे होंगे, इसको देखिए मैप में। ये सिंधु नदी है, यहाँ से इधर से आ जाती है, तो यहाँ पे तिब्बत में जन्म उद्गम होता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख से। मुहाना कहाँ है? मुहाना मतलब जहां खत्म होती है, गिरती है अरब सागर में। अरब सागर में कहाँ? एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। ये देखो, इधर से आती है तो ये यहाँ पे गिरती है गुजरात के पास में, तो ये क्या है? अरब सागर है। ठीक है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ओके, नीचे हिंद महासागर। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। लगभग 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सिंधु नदी की। और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसी नदी तंत्र के पास में जन्मी। भारत का नाम सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से इंडिया पड़ा, अभी आगे हम देखेंगे। पंजाब का अर्थ क्या होता है? 5 नदियों की भूमि। प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? अभी देखा, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज। सबसे अधिक जल वाली सहायक नदी कौन है? चिनाव। हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है दोस्तों। इन सब की बात हम लोग सिंधु तीसरे चैप्टर में के आसपास करेंगे। सिंधु जल संधि कब होती है भारत और पाकिस्तान के बीच? 1960 में। जबकि भारत को कौन सी नदी मिलती है? रावी, व्यास, सतलुज मिलती है, जबकि पाकिस्तान को 3 अलग नदियां मिलती है, सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु नदी का महत्व क्या है? मिलने का मतलब है कि इस पे कंट्रोल इन दोनों देशों का रहेगा। सिंधु नदी का महत्व है कृषि, व्यापार, परिवहन और सभ्यता का विकास। ये किसी भी नदी से होता है। अब लास्ट में देखते हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदी। ओके, तो ये लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2500 वर्ष पूर्व आपकी बुक में लिखा होगा। इसके ये वीडियो देखने के बाद अगर बुक पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 2500 वर्ष पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व। अगर ये चीज आपको समझ नहीं है तो मैसेज यानी कमेंट करिएगा, तो हम अलग से देख लेंगे, बता देंगे। तो गंगा मैदान में बड़े बड़े महाजनपद विकसित हुए। गंगा कौन सी? देखो यहाँ गंगा निकल रही है, ये देख रहे हो, यहाँ से। यमुना आती है यहाँ से, तो बाद में इलाहाबाद, प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी इधर से आती है तो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं कि भाई बड़े बड़े महाजनपद विकसित हुए गंगा के मैदान में। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें क्यों हुए? क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी। ठीक है, कब की बात हो रही? देखो 600 ईसा पूर्व की बात हो रही, और लोहे की खोज होती है 1000 ईसा पूर्व में। तो जब लोहे की खोज हुई तो पेड़ों झाड़ियों को काटना आसान हो गया, काट के उपजाऊ क्षेत्र बनाना आसान हो गया, जंगल काटे गए, खेत का विस्तार हुआ, लोहे का औजार की खेती करना आसान हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। तो गंगा नदी की बात कर लें थोड़ा सा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद गोमुख से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और वास्तविक गंगा यानी देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बनती है। ठीक है, देवप्रयाग में गंगा का रूप लेती है, किसमें? भागीरथी और अलकनंदा। शुरुआत में कौन? भागीरथी आती है। भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी मिलके देवप्रयाग में क्या बनाती है? गंगा नदी। मुहाना, मुहाना यानी जहां गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ देखो, यहाँ आके कहाँ पे? बांग्लादेश में। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है कौन सी? गंगा नदी। इसके आगे देखते हैं प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी हैं। लेफ्ट बाएं तट पर कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी, महानंदा। जबकि दाहिने राइट राइट पे क्या है? राइट क्या होता है? देखो, गंगा नदी यहां से चल रही है ऐसे, तो खुद को उसी दिशा में चलाओ और अपना राइट और लेफ्ट देख लो। जब इधर चलोगे तो लेफ्ट कौन होगा? ये। और राइट कौन होगा? ये। तो हमने क्या देखा? लेफ्ट। लेफ्ट में कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और राइट में कौन है? यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। सोन नदी प्रमुख रूप से हमारे बुक में मेंशन है। आगे चलते हैं।
लास्ट पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेस्ड पे, और बाकी सारी चीजें पुरानी और एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में कंफ्यूज मत होइएगा। उन दोनों का सवाल हम एक ही जो एमसीक्यू वीडियोस हैं उसमें कवर कर लेंगे, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है कि पुरानी अच्छी है नहीं अच्छी है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भारत जो देश है, तो इसके कई नाम हैं, जैसे भारत है, इंडिया है, हिंद हिंद भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, जम्बू द्वीप भी है। तो ये सब नाम कैसे पढ़ें ये थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ऋग्वेद में वर्णित भरत जन से पढ़ा। ठीक है, ओके। इंडिया, भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले ईरानी लोग स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने बोला हिंदू, और बाद में यूनानी लोगों ने हिंदू को इंडो से कहा, इसलिए धीरे धीरे इंडो से क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, हिंद यानी फारसी, ईरानी, फारसी मतलब ईरानी लोगों द्वारा, हिंदुस्तान फारसी शब्द हिंद प्लस तान से बना है। आर्यावर्त यानी प्राचीन ग्रंथों में उत्तर भारत में, केवल उत्तर भारत में दोस्तों हुआ था, यहीं तक माना जाता था। विंध्य और क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र, हिमालय और विंध्य के बीच की जो भूमि थी उसको आर्यावर्त माना जाता था। जम्बू द्वीप किसमें बोलते हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारत के लिए जो प्रमुख नाम प्रयुक्त हुए हैं, जम्बू द्वीप हुआ है। ठीक है, संविधान जो कि हमारा पहला अनुच्छेद ही कहता है, आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और जो भी सवाल, जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा आने वाले हैं, जो भी आएगा वो हम लोग एमसीक्यू में कवर करने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद आप अपना जो चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आता है। कोई इम्प्रूवमेंट हो, कुछ नया जोड़ना हो, कुछ नई चीजें करनी हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल भी मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जो कि अबाउट में, बायो में जाके चैप्टर चैनल में देख सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, और एमसीक्यू के साथ पूरी तरीके से हम लोग एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे, ताकि आपको कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।